जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है परवेश सागर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो हमारी क्लास 12 की परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप आगे यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर हमारा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, क्लास 12 की हिस्ट्री। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरमल के तथा स्थितियाँ। इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा एवं फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको साथ साथ में नोट्स बनवाते चलूँगा। तो आप इसको मेरे साथ नोट करते चलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा इससे संबंधित, हमारी 12th क्लास संबंधित अगर कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध कराऊँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। आपको जो 12th क्लास है ना, केवल 12th के पेपरों के पर्पज से नहीं पढ़ना, हमें आगे यूपीएससी की तैयारी करना है तो यूपीएससी के पर्पज से लेके चलना है सभी चीज़ों को, कि हमारे आगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एवं आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इससे प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनता है, और इसको भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे। कोई टीचर नहीं होगा जो आपको हिस्ट्री मैप के माध्यम से समझाता होगा, लेकिन आज हम इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित थी। मैप के माध्यम से समझाने की भी कोशिश करूंगा, और इसके साथ ही आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर मन के तथा स्थितियाँ। क्लास 12 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है इंटर मन के तथा स्थितियाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे पहले कि इसकी खोज किसने की थी। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी खोज किसने की थी और इसकी जानकारी किसने दी थी, इसका सर्वेक्षण किसने किया था, और इसकी जो खुदाई थी सर्वप्रथम किसने की थी, एवं इसका आकार कैसा है, आकार के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो लोग रहते थे, इसके सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, कहाँ पर रहते थे, क्या खाते थे और क्या पीते थे, एवं इनकी जो स्थापत्य कला थी, जैसे सड़कें बनाने की शैली और नालियों का निर्माण वगैरह, तो इन सभी चीज़ों के बारे में। एवं आखिरी में आता है हमारा कौन सा टॉपिक, सिंधु सभ्यता का अंत। तो ये इसमें एमपीपीएससी, अगर आपने इस बार देखा होगा मेंस, तो एमपीपीएससी में पूछा गया था कि उसकी भवन निर्माण कला कैसी थी, किस प्रकार की थी, नगर नियोजन शैली किस प्रकार की थी, किसकी, सिंधु सभ्यता की। तो ये हमारी यूपीएससी सीएससी एवं एमपीपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप अच्छे से समझते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता कब से शुरू हुई थी और कहाँ पर जाकर एंड हुई थी, और इसके मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था वो क्या था। आज तक कोई मतलब खास परिणाम मिल नहीं सका, लेकिन जो पुरातत्वविदों का मानना है वो हमें भी मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, मतलब ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा। कब से, 2500 बीसी से 1750 बीसी। अब मैं आपको पहले इनसे इंट्रोड्यूस करा दूँ, इससे बीसी और एसी से। तो बीसी और एसी क्या होता है, इसमें एक डाल लेता हूँ थोड़ा। बीसी और एसी क्या होता है, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और इधर एसी, एसी का मतलब होता है एनाटॉमी। बीसी और एसी का मतलब आप जान होंगे कि इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका एनाटॉमी। लेकिन हम बीसी का यूज़ कब करते हैं और एसी का यूज़ कब करते हैं, ये आपके मन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मैं भी जब मैंने फर्स्ट बार ही पढ़ा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था इस बारे में कि बीसी का यूज़ कहाँ पर करते हैं और एसी का। तो मैं बता दूँ आपको, बीसी का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, जो ईसा मसीह था, एक व्यक्ति था ईसा मसीह, तो उसके जन्म से पहले हम किसका, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का यूज़ करते थे। जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है, तो अगर ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ होता उस टाइम, तो सबसे पहले बता दूं आपको कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। ईसा मसीह 2000 में, कब, 2000 बीसी, 2000 साल पहले। तो जो 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद से ही हम एसी का यूज़ करने लगे हैं। तिथियों को आगे, मतलब जैसे हम 1 से 100 तक गिनते हैं ना,
तो वो हमारी एसी एनाटोमी में आ जाती है। एना एडी, जे एसी नहीं होता, एडी होता है। एडी एनाटोमी में आती है। और अब हम अगर उल्टी गिनती गिनते हैं, जैसे 100 से 99, 98, 97, 96 ये गिनते हैं, तो वो आ जाती है बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि पहले जैसे हमारा अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 चल रहा है, तो आगे हमारा एसी में आया ना एनाटोमी 2023, और इसमें क्या है एनाटोमी ये बीसी में आता है। इसमें क्या, इसमें बीसी में आता था पहले, जब सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था, और उससे पहले भी मेसोपोटामिया की सभ्यता रही। तो उस जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हम बीसी का यूज करते थे। सीधा सा फंडा ये की है, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले हम बिफोर क्राइस्ट का यूज करते थे। लेकिन जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद हमारा कैलेंडर ही चेंज हुआ है, उसके बाद हम एनाटोमी का यूज करने लगे हैं। तो ये हो गई हमारी एसी और बीसी के बारे में चर्चा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि सिंधु सभ्यता की खोज एवं उसकी जानकारी और उसका सर्वेक्षण किसने किया था। तो अब हम फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप भी अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठे, जिससे कि आपको भी अच्छे समझ में आए और आप भी अब मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, अगर मेरे नोट्स चाहिए तो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब इसका, तो सबसे पहले इसका सर्वेक्षण, इसकी जानकारी किसने दी। जानकारी तो चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी। अब आता है इसकी सर्वेक्षण किसने किया था, तो कनिंघम। अब इसके मतलब जो क्या बोलते हैं, इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। और इसका नामकरण किसने किया था, नामकरण जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया एवं इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। आपको मैं एक एक चीज लिखवाते चलूंगा, एक एक चीज, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। आप 12th क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है ना, उससे भी आप मिला सकते हो कि अगर एक भी कोई टॉपिक छोड़ा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। आकार त्रिभुजाकार कितने, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम पहले अपने मानचित्र का अवलोकन करते हैं कि कौन सा नगर कहाँ पर स्थित था एवं कौन सा शहर था, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त वगैरह, ये कहाँ पर स्थित। तो सबसे पहले हम अपने मानचित्र का अवलोकन करते हैं। तो इधर हम मानचित्र बना लेते हैं अपने इंडिया का। इधर का नहीं बना रहे क्योंकि उधर कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये मतलब नॉर्मली समझने के लिए हमने मानचित्र बना लिया। इधर है अपना छोटा पाकिस्तान, ये कुत्ते जैसी आकृति इसकी बन गई। अब यहाँ पर है अपना हड़प्पा पाकिस्तान में, यहीं पर है मोहनजोदारो कहाँ, पाकिस्तान में। यहाँ पर है अपना चंद्रगुप्त और यहाँ पर है सुतका-गेंडो। कौन, सुतका-गेंडो। इसके बाद आता है अपना यहाँ पर दयामाबाद, और इधर आता है अपना आलमगीरपुर, और इधर मांडा। तो आप लोकेशन जान गए होंगे, जो मैंने शॉर्ट में लिख दी। क्या है कि यहाँ पर फुल लिख नहीं सकते थे, तो ये हमारा हड़प्पा, मोहनजोदारो, चंद्रगुप्त, सुतका-गेंडो, दयामाबाद, आलमगीरपुर और मांडा। अब इधर देखें, ये है हमारा कालीबंगा, एक कालीबंगा, और इधर है पंजाब में बनावली, कालीबंगा बनावली, दो और हैं। और इधर है रंगपुर, इधर लोथल, और इधर है हमारा क्या बोलते हैं,
इधर कौन सा है, नहीं इधर कोई नहीं है, इधर ये लोथल ही है इधर, और इसके बाद है हमारा, बस हो गए। तो ये हमारे इतने शहर थे, और भी शहर हैं इसमें, लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आपको लिखवा नहीं पा रहा। तो आप अपने मतलब गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कौन कौन से शहर थे, मैं कुछ शहरों के नाम भूल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर हमारा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रपुर, हाँ एक और है राखीगढ़ी हरियाणा, यहाँ पर है राखीगढ़ी। तो और ये सुरका गेंडोर, रंगपुर, लोथल, दयामाबाद, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, बनावली, और ये क्या बोलते हैं कालीबंगा, कालीबंगन, और ये मंडा। तो ये आपने लोकेशंस देख ली, आपने मैप का भी अवलोकन कर लिया थोड़ा सा। तो अब इसके बाद हमें अच्छे से जानकारी मिलेगी। अब हम इसका विस्तार जानते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक कैसे फैला था। किसका? सिंधु सभ्यता का विस्तार, कि ये कहाँ पर कैसा फैला था। और सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो था वो सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। कौन सी सबसे पहली शहरी सभ्यता? मोहनजोदाड़ो। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं हम विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कितना था। विस्तार सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो पहले आप अपन दिशाएं देख लेते हैं कि कौन सी दिशा किधर है। ये अपनी पश्चिम है, ये अभी पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी दिशाएं हो गई। अब इसकी मैं मतलब इसका विस्तार कहाँ से किधर फैला था, और कौन से मतलब जो शहर था वो वहां तक फैला था, एवं वो शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित था, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। वो भी बहुत इजीली ट्रिक है उसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये इधर फैला है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में, अगर आपको लोकेशन याद हो तो भी यहीं पे मैप बना के। और ये इधर फैला है मांडा, और इधर मांडा भी बताया था आपको, आलमगीरपुर भी बताया था, आलमगीरपुर। और इधर दक्षिण में फैला है कहाँ तक? दयामाबाद। अगर आपको याद कर पा रहे हो तो महाराष्ट्र में दयामाबाद। अगर आप इसकी मतलब जो राज्य है उनकी स्थिति भी लिख लें कि कौन सा जो शहर है वो कौन से स्टेट में पड़ता है। तो ये आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है अपना, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये पश्चिम ये पड़ता है अपना पाकिस्तान में। उसके बाद ये दयामाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में। और ये मतलब ये सुतका गेंडोर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है दास नदी। कौन सी? दास। अभी मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, नदियां और जो शहर है पूर्व से पश्चिम तक। और ये अपना ये चिनाब नदी। इसके बाद ये आलमगीरपुर आता है अपना, कौन सी नदी के किनारे? हिंडन। और जो अपना ये दयामाबाद है ये आता है प्रवरा, जो कि अभी आधुनिक गोदावरी नदी। प्रवरा, गोदावरी, पुस्तकों में गोदावरी भी लिख लें आप, गोदावरी नदी। तो ये इसकी मतलब जो विस्तार था इसका सिंधु सभ्यता का 13,000 वर्ग किलोमीटर का, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का। तो ये कुछ इसी प्रकार से था, जैसे कि उत्तर में मांडा तक, पूर्व में आलमगीरपुर, और दक्षिण में प्रवरा, और पश्चिम में सुतका गेंडोर। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि इसको हम याद कैसे करें। तो ट्रिक किसी जगह ट्रिक अपनाना भी पड़ती है। तो इसको शहरों के लिए तो देखो सम एडी हो जाएगा, सम बराबर एडी। अब मैं बता दूं सम एडी कैसे। तो सा से सुतका गेंडोर, सा से सुतका गेंडोर, और माँ से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दयामाबाद। तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है समेडी। हाँ, और इसके नदियों के लिए हो जाएगा हमारा डच है पर, डच जो अंग्रेज लोग थे, पुर्तगाली, डच है पर। तो डा से हो जाएगा अपना दास नदी, ये रही अपनी दास नदी। उसके बाद छा से हो जाएगा चिनाब नदी, ऐसे हो जाएगा हिंडन नदी, और पर से हो जाएगा प्रवरा नदी। तो ये अपना इतना क्लियर हो गया। तो अब आप नोट भी कर लें इसको, अगर नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
सिंधु सभ्यता का विस्तार हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा कि ये लोग मतलब अपना, ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग कहाँ रहते थे। आप इसी प्रकार से मेरे साथ साथ जो मैं, जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ वैसे बनाते चलें। बोलते हैं ना कि जो यूपीएससी टॉपर वगैरह कि नोट्स कैसे बनाए, सॉरी यूपीएससी टॉपर नहीं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं नोट्स कैसे बनाए, इसी प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं यूपीएससी के लिए। लोग कहाँ पर रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सुलेमान और कहतर पहाड़ियों के बीच इन्होंने सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती करना प्रारंभ की थी। कहाँ पर, सुलेमान और कहतर पहाड़ियों के बीच इन्होंने गेहूं और जौ की खेती शुरू करना प्रारंभ की थी। और जो हमारा कोल्ड डिवा यूपी में है, वहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम चावल का उत्पादन किया था। किसका, चावल को उगाया था। तो सुलेमान और कहतर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान कहतर, और ये कहाँ पर है, तो ये हमारी पाकिस्तान में। सुलेमान कहतर पहाड़ियों में सर्वप्रथम किसकी खेती की थी, जौ और गेहूं की खेती। उसके बाद इन्होंने मतलब हमारा जो यूपी का कोल्डी हुआ है वहां पर सर्वप्रथम चावल उपजाना सीखा। यहाँ पर चावल सर्वप्रथम, ये कहाँ पर स्थित है, यूपी। इसको भी आप नोट कर लें। और उसके बाद ये लोग मतलब कहाँ रहते थे, और इन्होंने मतलब सब किसको सबसे पहले पालतू पशु बनाया, तो भेड़ बकरी, कुत्ते को तो वो बनाया ही था, भेड़ बकरी, और गाय बैल सर्वप्रथम पालतू। सर्वप्रथम पालतू बनाया किसको, भेड़ बकरी और गाय बैल को। अब आपने कभी सुना हो तो, जो हमारे मतलब सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग थे, वो व्यापार कहाँ से करते थे, कैसे करते थे, कौन से परिवहन का उपयोग करते थे व्यापार करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो मेसोपोटामिया से अपना व्यापार करते थे, ओमान से, ईरान से, इराक से एवं दक्षिण भारत से व्यापार करते थे। क्योंकि उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होती थी, उधर ही वो चले जाते थे, वहाँ पर अपनी बस्तियाँ भी बसा लेते थे। उसके ये इन्होंने बैल को पालतू पशु इसलिए बनाया क्योंकि ये जो बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमारे राजस्थान के बनावली से, कि यहाँ पर कुछ मतलब जुड़े हुए खेतों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बैल का उपयोग किस लिए किया जाता, परिवहन के रूप में, गाड़ी चालक के रूप में। तो उन्होंने इन्हीं को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया। एवं कोल्डी हुआ चावल यूपी का सर्वप्रथम वो मतलब सर्वप्रथम उपजाया। और सुलेमान कहतर पहाड़ियों में सर्वप्रथम जौ और गेहूं की खेती की गई थी। आप इसको नोट कर लें जब तक मैं साइड क्लियर हो जाता हूँ 15 मिनट के लिए। आपने नोट कर लिया होगा। तो आधे कृषि इनके निर्वाह के तरीके, मतलब जो निर्वाह मतलब खाने की चीज़ों में क्या उपयोग करते थे, एवं अपना जो जीवन निर्वाह मतलब अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए किन चीज़ों को ये खाते थे और कहाँ से प्राप्त करते थे, इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो लोक निर्वाह टॉपिक डालते हैं अपना, न्यू निर्वाह, जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह की चीज़ों में ये क्या खाते थे, सबसे पहले ये पेड़ पौधों और फूल पत्तियों से अपना भोजन एक तरह से करते थे। पेड़ पौधे, और मछली का उत्पादन, मछली
मतलब मछली पकड़ना, मछली पकड़ने से भी इनका जीवन निर्वाह चलता था, क्योंकि उनको वो मछलियों को भी खाते थे और पेड़ पौधों से भी अपना भोजन एकत्रित करते थे। और अनाज में गेहूं और जौ, अनाज में गेहूं और जौ, अनाज में क्या, गेहूं, जौ और चावल। उसके बाद है कृषि कार्य, कृषि कार्य भी करते थे ये लोग। हमें ये कृषि कार्य के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि कार्य और जो भेड़ बकरी गाय वगैरह पालते थे उनके दूध वगैरह, मतलब जो भी करते हो वो, भेड़ बकरी, बकरी को तो खा जाते होंगे, भेड़ बकरी गाय, पशुपालन भी करते थे। पशुपालन कर कर भी अपना जीवन निर्वाह करते थे वो। एवं अब आप इसको नोट कर लें। उसके बाद है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी, मतलब वो कृषि में किसका प्रयोग करते थे, कृषि कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करते थे और वो सिंचाई कहाँ से करते थे, तो ये इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, प्रसव के विषय में उनको जानकारी थी, प्रसव के विषय में जानकारी। उन्हें प्रसव के विषय में जानकारी थी। एवं खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, खेत जोतने बैलों का प्रयोग। सॉरी फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, तो अब हमारे बढ़ते हैं कहाँ तक पहुँच गए थे, कृषि प्रौद्योगिकी। तो कृषि प्रौद्योगिकी में क्या मतलब, कृषि में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे वो, उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी थी। तो मैं बता दूंगा आपको कि खेत जोतने के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी में खेत जोतने के साक्ष्य मिलते हैं। और उन्हें प्रसव के बारे में भी जानकारी थी, वो बैलों का प्रयोग करते थे कृषि कार्यों के लिए। हल्के प्रतिरूप मिले हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने और हल्के प्रतिरूप। अफगानिस्तान से सोरतुई से नहरों के प्रमाण मिले हैं। अफगानिस्तान में सोरतुई नामक स्थान से नहरों के प्रमाण मिले हैं कि लोग अपनी फसलों में पानी सिंचाई की नहरों के माध्यम से सिंचाई से करते थे। और जल संचयन के भी कालीबंगा से प्रमाण मिलते हैं। जल संचयन मतलब जल एकत्रित करने के प्रमाण। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब आगे हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एक सुव्यवस्थित नगर था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में बता दूं तो मोहनजोदड़ो में 2 दुर्ग थे, एक निचला, 2 शहर थे, एक निचला शहर एक ऊंचा शहर। तो उसे जो ऊंचा शहर था उसे दुर्ग कहते थे, निचले शहर में जो मध्यम वर्ग के लोग रहते थे और ऊपरी शहर में लगता है, उनको देखने पर लगता है कि उसमें मतलब जिनके पास धन संपत्ति ज़्यादा होगी, या फिर उनके पास मतलब उनके कुछ जैसे ब्राह्मण लोग वगैरह, पुरोहित वगैरह, ये लोग रहते थे ऊंचले दुर्गों में। अब ऊंचे दुर्गों की विशेषता क्या थी कि वो मतलब पक्की हुई ईंटों के चबूतरों पर बने हुए थे। किस पर? पक्की ईंटों के चबूतरों पर बने हुए थे। एवं उनके मतलब एक दूसरे को अलग करने के लिए, निचले शहर और दुर्ग को अलग करने के लिए चारों तरफ से वो बाउंड्री की गई थी, चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी ऊंचे शहर को और निचले शहर को अलग करने के लिए। तो जो एक मोहनजोदड़ो के बारे में बात है। अब मोहनजोदड़ो एक नगर एक सुव्यवस्थित धर्म था। इसके मतलब जो सड़कें थी वो एक दूसरे को ग्रिड पद्धति के माध्यम से समकोण पर काटती थी। इसकी सड़कें, जैसे कि ये सड़कें हैं इस प्रकार काटती थी, ये सड़कें हैं। अब इन्हीं के पास में ऐसे मतलब इन्हीं के पास में इनकी नालियां बनी होती थी। तो ऐसा प्रतीत, इनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है पुरातत्वविदों को कि
नालियों के साथ ही सड़कों का निर्माण किया गया था। किसके? नालियों के साथ ही सड़कों का निर्माण किया गया था। और इन्हीं के आसपास इस प्रकार से जो मकान है वहाँ के वो बने हुए हैं। इस प्रकार से वो हर एक मकान में स्नानागार मिला है नहाने के लिए। इस प्रकार से मतलब मकानों का भी निर्माण उनके आसपास ही हुआ है। ठीक प्रकार से है। अब जो हो गई हमारी किसकी, मोहनजोदड़ो की बात है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या था। अब नालियों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था मोहनजोदड़ो में, नालियों का निर्माण। आप नेक्स्ट टॉपिक आप इसको रब करते हैं, नालियों का निर्माण। नालियों का निर्माण किस तरह से होता था मोहनजोदड़ो में। तो नालियों का निर्माण पहला कि नियोजित जल निकास प्रणाली थी। नियोजित जल निकास प्रणाली मतलब सही, जहाँ मतलब पानी को घर से अगर बाहर निकालना होता तो उसे जो गली गली होती है, जैसे अपना ये मुख्य नाला होता है शहरों में आपने देखा होगा, तो मुख्य नाला होता है उसको गलियों के नामों से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी नियोजित जल निकास प्रणाली थी। नियोजित जल निकास प्रणाली। इसमें नियोजित जल निकास प्रणाली थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सड़कें समकोण पर काटती थी, काटती थी। एवं देखने पर कैसा प्रतीत होता था हमें कि नालियों का निर्माण गलियों के साथ, नालियों का निर्माण गलियों का निर्माण नालियों के साथ, गलियों का निर्माण नालियों के साथ। तो गलियों का निर्माण किसके साथ किया गया था? गलियों का निर्माण नालियों के साथ किया गया था। एवं टुंडा मेहराबदार नाली भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए। टुंडा मेहराबदार नाली, टुंडा मेहराबदार नाली। और प्रत्येक नाले की जो गहराई होती थी 5 से 6 इंच, 5 से 6 इंच होती थी। तो आप इसको भी नोट कर लें। अब इसके बाद है हमारा मतलब गृह स्थापत्य, कि उनका मतलब गृह स्थापत्य, उनकी भवन निर्माण कला शैली किस प्रकार की थी। गृह स्थापत्य, वो अपने घरों का निर्माण किस प्रकार से करते थे। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। व्यवस्थित योजना बनाकर, मतलब पहले सोचते होंगे कि किस प्रकार से बनाना है। व्यवस्थित योजना बनाकर, व्यवस्थित योजना बनाकर। और मकान कच्चे एवं पक्के दोनों प्रकार के होते थे। मकान कच्चे पक्के दोनों प्रकार के मकान होते थे। और एक से अधिक मंजिल के भी मकान मिलते हैं। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे अभी भी हम अगर कोई 2 मंजिल 3 मंजिल कोई भी भवन निर्माण कराते हैं या मतलब अपने घर का निर्माण करवाते हैं, तो उसमें जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। सीढ़ियों ईंटों की बनी होती है, ईंटों एवं पत्थरों की बनी होती थी। तो मकान 2 मंजिल, 1 मंजिल या 2 मंजिल हो सकते होते थे। 1 मंजिल या 2 मंजिल होते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था। ये भी आप इसमें नोट कर लें। और जो वायु प्रकाश की थी, वायु प्रकाश मतलब कि अभी भी हम अपने घरों का निर्माण करते हैं, तो आपने भी जो अपने घरों में देखा होगा कि हम खिड़कियों का प्रयोग करते हैं। खिड़कियों को लगाते हैं ताकि हवा, जो अंदर की गैस होती है वो बाहर से जा सके और बाहर की जो हवा होती है वो अंदर आ सके। तो इसी के लिए इसमें मतलब प्रकाश के हवा एवं प्रकाश के लिए खिड़कियों की व्यवस्था।
खिड़कियों की व्यवस्था की। हाँ, और इसमें और क्या हुआ था इसमें? खिड़कियों की व्यवस्था और प्रत्येक जो मतलब घर था उसमें स्नान गृह और रसोई घर प्राप्त हुए। स्नान गृह मतलब नहाने का जगह, स्नान गृह और रसोई घर रोटी बनाने की जगह प्राप्त हुए। आप इसको भी नोट कर लें। पहले आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो नीचे का कैमरा थोड़ा ऊंचाई पर था तो दिख नहीं रहा, आपको सब दिख रहा होगा। नोट कर लें इसको। अब आ जाए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या समाधान। मतलब वो मतलब सबों को वो किस चीज में दफनाते थे, उनके साथ क्या क्या रखते थे, उनका मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास था या नहीं था, इन्हीं कुछ तथ्यों पर आगे बात करने वाले हैं। समाधान। तो सबों को गर्तों में दफनाते थे, गर्तों या कब्रों में दफनाते थे। सबों जिस प्रकार आज भी मुस्लिम लोगों में दफनाया ही जाता है, लेकिन हिंदू समाज में उन्हें जलाया जाता है। सबों को कब्रों में दफनाते थे। और कब्रों से जो हमें प्राप्त हुए मृतवान आभूषण, कब्रों से मृतवान आभूषण प्राप्त हुए। किसी किसी के कब्र के साथ तांबे के शीशों को भी रख दिया जाता था, एवं जो बकरी होती है उनको भी उनके साथ दफनाया जाता था, ताकि ये मृत्यु उपरांत इनका खाने के लिए उपयोग कर सके। किसका? बकरियों का। और आभूषण, कब्रों में आभूषण और मृतवान भी रखे मिले। और जो कालीबंगा है अपना, कालीबंगा में राखनदानियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा में राखनदानियां, मतलब कालीबंगा से हमें राखनदानियां प्राप्त हुई है। और जो मतलब मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास रखते थे, मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। अब इसको भी आप नोट कर लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां। मतलब वो माल प्राप्त किस प्रकार से करते थे, अपने माल को आयात कहाँ करते थे, वो कौन कौन सी चीजें थी उनका जिनका वो निर्यात करते थे। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको माल प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो जैसे कि कुछ सेल खड़ी नामक एक पत्थर था जो बिल्कुल मुलायम होता था, उससे धातुएं एवं तांबे, सोना इत्यादि बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। इसका सेल खड़ी का मोहरें बनाने के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया था। वो बिल्कुल मुलायम होता था। तो वो जो सेल खड़ी थी वो गुजरात और राजस्थान से प्राप्त करते थे। एवं जो क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे और अफगानिस्तान से मोहरें प्राप्त करते थे। मतलब वहां पे बहुत अच्छी प्रकार की जो क्या बोलते हैं उसे स्वर्डियम ऐसे कुछ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ अफगानिस्तान से वो कुछ वस्तुएं प्राप्त करते थे। ओमान से तांबा प्राप्त करते थे। तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे और
एक दूसरे से आयात निर्यात के माध्यम से वो अपना व्यापार चलाते एवं उनका व्यापार विदेशों तक फैला था। ये अब इसको मैं चाहे तो मेरे मुंह से नोट कर सकते थे, और अगर नहीं किया हो तो वीडियो रोककर या पीछे को करके नोट कर लें। अब आते हैं हम सुदूर क्षेत्रों के से संपर्क। तो मैंने आपको ये बताया था सुदूर क्षेत्रों से संपर्क किस प्रकार का था, तो इसको आप एक बार और मतलब नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। सूर्य जो तामा मतलब दो दक्षिण पश्चिम ओमान से लाया जाता था, मैंने आपको बताया था तामा दक्षिण पश्चिम ओमान से लाया जाता था। और जो मेसोपोटामिया के मतलब मगान है, मेसोपोटामिया में एक मगान बर्ड था, उसका उपयोग वो करते थे किसके लिए, ओमान के लिए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग ओमान के लिए किस शब्द का उपयोग करते थे, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया के लोग मगान का कौन से देश के लिए प्रयोग करते थे, मगान शब्द का कौन से देश के लिए प्रयोग करते थे, तो उसका ओमान के लिए। और जो मतलब मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया में एक मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। मेसोपोटामिया एक नगर है, या मेसोपोटामिया जैसे कि इराक वो है, उसमें एक स्थान है मेलुआ, उसको नाविकों का देश मतलब वहाँ पर नाव चालक बहुत ज़्यादा थे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा आता है मोहरें और मुद्रांकन। तो लंबी दूरी के सब जो मोहरों का मुद्रांकन किया जाता था, इसको मैं आपके कहानी के रूप में बता देता हूँ। मोहरों का मुद्रांकन किया जाता था तो लंबी दूरी के लिए, अगर आज भी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, नेशनल इंटरनेशनल व्यापार में अगर हम व्यापार करते हैं तो उसके लिए कुछ मतलब चिन्ह लगा देते हैं कि अगर इसका मतलब ये सील टूटी या फिर इसका कुछ हुआ तो ये हमें पता चल जाता है कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर वो सुव्यवस्थित ढंग से पहुंच जाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो मोहरों का प्रयोग कुछ इसी प्रकार से किया जाता था कि अगर कोई वस्तु मतलब सुविधाजनक किसी वस्तु को पहुंचाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। और जो मुद्रांकन होता था, मुद्रांकन उससे पहुंचाने वाले या भेजने वाले का पता चलता था मोहरों से। जैसे मैंने आपके लिए कोई पत्र भेजा है तो उस पर मैं अपना नाम ही तो लिखूंगा, या मैंने कोई वस्तु भेजी, आपको गिफ्ट भेजा तो उस पर मैं अपना नाम लिखूंगा, पता लिखूंगा, एड्रेस लिखूंगा, सब कुछ लिखूंगा। तो ऐसे ही वो मुद्रांकन के लिए भी मोहरों का प्रयोग किया था। मुद्रा कर से उसके मतलब भेजने वाले का या आयात या निर्यात करने वाले व्यापारियों का पता चल जाता था मोहरों के मुद्रांकन से। अब हमारा टॉपिक है एक रहस्यमय लिपि। मतलब एक रहस्यमय लिपि, इसको आप नोट कर लें। उनकी लिपि, अब इस आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका। तो उनकी लिपि किस प्रकार की थी, उन्होंने लिखा तो था लेकिन आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं ना, उनकी तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन उनकी समझ जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनकी भाषा में बिल्कुल भी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। पुरातत्वविदों के इसके ऊपर मतभेद चलता रहता है कभी कभी कि मतलब उनकी लिपि किस प्रकार लिखी गई थी और वो किस वर्ड का यूज मतलब किस संकेत के रूप में करते थे। जैसे उनके लिपि में ज्यादातर जो मतलब मानचित्रों का प्रयोग किया है, मानचित्र मतलब जैसे वृषभ का चित्र, बैलों का चित्र, गाय, घोड़ा जे आदि इत्यादि चित्रों मतलब जानवरों के मतलब चित्रों का भी प्रयोग किया गया है उनकी लिपि में। तो उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और उनकी लिपि और जो मतलब हमारा ऐतिहासिक भाग था, जो मौर्यकालीन भाग था, उनकी लिपि पढ़ी जा सकी है। उन्होंने लिखा भी पढ़ी जा सकी, लेकिन इन्होंने सालों में लिखा तो है लेकिन इनकी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसके बाद लिपि दाएं से बाएं ओर की आती है, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। हम अभी लिखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, तो वो दाएं से बाएं ओर लिखते थे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड उनकी लिपि थी। और बस यही इसके बारे में मतलब लिपि के बारे में जानकारी थी, तो उसको नोट करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि मतलब ये लिपि पढ़ी नहीं जा, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इन्होंने लिखा तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। इस पर इनकी लिपियों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं के चित्र ज्यादातर मिलते हैं इनकी लिपि में मतलब। और इन्होंने बांटों का जो प्रयोग किया था, बांटों के 12,800 से 12,800 तक की बांटों का इन्होंने प्रयोग किया था। तो वह आते हैं बांट पर। तो छठ नामक पत्थर से, छठ नामक एक पत्थर होता था, उससे वो बांट बनाते थे। किससे? छठ नामक पत्थर से। तो इसको लिखने की भी जरूरत है। अब बांट डालू थोड़ी।
अब हम आते हैं किस पर, बांटों का प्रयोग। तो छठ नामक पत्थर से वो क्या बांटे बनाते थे। आप इसको लिख लें क्योंकि महत्वपूर्ण है कि कौन से पत्थर से बांटों का निर्माण करते थे। तो छठ नामक पत्थर से, छठ नामक पत्थर से वो बांटों का निर्माण करते थे। वो बांटों को किसके लिए, आभूषणों को तोड़ने के लिए, अनाजों को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। और वहां से विलासिता की वस्तुओं के, मैं जो मतलब एक टॉपिक था विलासिता की वस्तुओं, उसको भूल गया था। तो विलासिता की वस्तुओं के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं तो विलासिता की वस्तुएं जैसे चक्के, चूड़ियाँ एवं तांबे के शीशे और लिपस्टिक वगैरह इस प्रकार की भी कुछ हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका मतलब इनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है इनको धनी लोग भी प्रयोग में लाते होंगे। तो ये आभूषणों और औजार तैयार करने के लिए इसका बाटों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से हमें धातु से बने तराजू के पलड़े, पलड़े लिख लो आप, पलड़े प्राप्त हुए हैं। प्राप्त, आपने देखा होगा कि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो जिस वस्तु को उसमें रख के तोलता है उसको हम पलड़े कहते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा बांट, तो इसको भी नोट कर ले। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या, प्रसाद या प्रासाद या शासक। तो कुछ लोगों का मान्यता था कि यहाँ पर समूह लोग शासन करता था, समूह लोग शासन करता था। किसी भी कार्य के निर्णय को समूह द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय पूरे मतलब जो समूह था वो करता था। और कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पर जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा सभी के अलग अलग शासक थे। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक ही शासक का शासक एक ही राजा का शासन था, मतलब सभी स्थानों पर वही सब चीज़ों का निर्णय करता था। तो वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है हमें, तो आप उस पर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं उस मूर्ति को। तो उसमें उसके देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर मतलब एक ही राजा का शासन था। लेकिन वो किसी पुरोहित की भी मूर्ति हो सकती है। पुरातत्वविदों में ये भी मतभेद है कि वो किसी पुरोहित की भी तो मूर्ति हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि शासक की हो। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि शासक व प्रसाद कौन होते थे, लेकिन ऐसा हमारे पुरातत्वविदों का मानना है, वैसा मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता का अंत। तो इस अंत के बारे में, ये तो हमारा पूरे उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है ही, सिंधु सभ्यता का अंत। सिंधु सभ्यता का अंत, तो इसका अंत किस प्रकार हुआ ये मैं आपको बता दूं। तो इसका अंत हुआ था, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बाढ़ के आ जाने से या उनके दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं जैसे बांटों का प्रयोग एवं जो मतलब आभूषणों का प्रयोग करते थे वो आभूषणों का प्रयोग और चूड़ियों, ये इस प्रकार की उनकी जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति थी उनमें कमी आ जाना, या फिर बाढ़ आ जाने से, या फिर जो सिंधु नदी थी उसके रुख बदलने से, मतलब उसका मार्ग बदल जाने से इस सभ्यता का मतलब उन्होंने अपनी बस्तियां दूसरी जगह स्थापित कर ली होंगी। और इसका मतलब कि ये मतलब सिंधु सभ्यता का अंत था, उसमें कुछ मतलब पूरी जो बस्तियां थी उनका पूरी बस्तियों का समाप्त होने का वो प्रमाण हमें नहीं मिलते। इनमें से जो मैंने आपको बताए ऊपर के, तो उनमें से मतलब कुछ बस्तियों के लिए उनका हम प्रयोग कर सकते हैं कि इनमें से किसी एक बस्ती का इनके कारण पतन हो गया होगा। लेकिन पूरी सभ्यता का प्रमाण ये हमें नहीं देते, व्याख्यान नहीं देते। तो हम मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत का अभी तक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। पुरातत्वविदों की मतभेद चलता है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण इसका प्राप्त नहीं हुआ है। और जो ठोस सबूत हो हमारे पास कि इस सभ्यता का अंत इसी प्रकार से हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त।